बहुत पुराने समय की बात है। भानगर के राजा वीर प्रताप एक दिन अपने मंत्रियों को लेकर शिकार खेलने के लिए जंगल में गए। राजा शिकार खेलते खेलते जंगल में बहुत दूर निकल गए। शाम ढल चुकी थी। तभी अचानक से मौसम खराब हो गया। आंधी तूफान के कारण दूर दूर तक कुछ नजर नहीं आ रहा था। राजा के मंत्री और सभी सिपाही बिछड़ चुके थे। दिन ढलते ढलते राजा को वापसी की चिंता सताने लगी, लेकिन राजा घने जंगल में भटक चुका था। वैसे भी वह जंगल जंगली जानवरों से भरा हुआ था और अब राजा किसी हाल में वापस नहीं जा सकता था। मजबूरी में राजा को इसी जंगल में रहकर किसी तरह रात बितानी थी, इसलिए वह किसी सुरक्षित स्थान की खोज करने लगा। चलते चलते उसे एक जगह धुआं उठता दिखाई दिया। आगे जाकर राजा ने देखा तो वहां एक झोपड़ी थी। राजा ने झोपड़ी का दरवाजा खटखटाकर आवाज लगाई। झोपड़ी का दरवाजा खुला और एक बूढ़ा आदमी बाहर आया। राजा ने विनम्रता पूर्वक उससे कहा, बाबा, मैं एक मुसाफिर हूं। बाहर मौसम बहुत खराब है। मुझे रात बिताने के लिए कोई आसरा चाहिए। क्या मैं आज रात आपकी कुटिया में ठहर सकता हूं? वह बूढ़ा आदमी बड़े ही सम्मान के साथ राजा को अंदर ले गया। उसकी एक जवान और बहुत सुंदर बेटी भी थी। वे दोनों बाप बेटी इस जंगल में अकेले रहते थे। वह बूढ़ा आदमी जंगल से लकड़ियां काटकर शहर में बेचता था। इसी तरह उनका गुजारा चलता था। उसकी बेटी ने राजा के लिए बहुत ही अच्छा खाना तैयार किया। खाना देखने में साधारण था, लेकिन स्वाद में बेहद लजीज था। इसके बाद राजा के लिए एक आरामदायक बिस्तर लगाया गया। बूढ़े आदमी और उसकी बेटी ने राजा की बहुत अच्छी तरह से देखभाल की। झोपड़ी में रात गुजारने के बाद सुबह उठकर राजा ने उनका धन्यवाद किया और अपने महल लौट आया। राजा अपने महल में वापस तो आ चुका था, लेकिन उसे उस बूढ़े लकड़हारे की खूबसूरत बेटी की बहुत याद आ रही थी, जिसने एक परदेसी मुसाफिर समझकर उसका इतना ख्याल रखा था। इधर उस राजा की शादी उसके मंत्री की बेटी से होने वाली थी, लेकिन मंत्री की बेटी बहुत घमंडी और चालाक थी, इसलिए राजा ने उससे शादी करने से साफ इनकार कर दिया और यह फैसला किया कि वह जंगल में रहने वाले उस लकड़हारे की बेटी से विवाह करेगा। इसी तरह राजा और लकड़हारे की बेटी की शादी हो गई। अब राजा अपनी रानी के साथ सुखद जीवन बिता रहा था। इधर राजा का मंत्री इस बात से बहुत दुखी था और राजा से बदला लेने के लिए मौके की तलाश में रहता था। एक साल बाद राजा वीर प्रताप के घर एक बेटी का जन्म हुआ और दूसरे साल भी एक बेटी पैदा हुई। अब राजा की दो बेटियां थीं। एक दिन सही अवसर देखकर मंत्री ने राजा से कहा, महाराज, राज्य का शासन चलाने के लिए एक पुत्र होना बहुत आवश्यक है। मेरा सुझाव है कि आप दूसरी शादी कर लें, ताकि आपको पुत्र प्राप्त हो सके और वह भविष्य में आपके राज्य का संचालन कर सके। लेकिन राजा ने इस बात से साफ इनकार कर दिया। जब मंत्री ने देखा कि उसकी बेटी की शादी राजा के साथ होने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, तो उसने धीरे धीरे सेनापति और अन्य मंत्रियों को अपने जाल में फंसा लिया। फिर एक दिन धोखे से रानी के कमरे में एक जहरीला सांप छोड़ दिया गया। सांप के डसने से रानी की मृत्यु हो गई। उस समय दोनों राजकुमारियां बहुत छोटी थीं, लेकिन राजा ने फिर भी दूसरी शादी नहीं की। जब मंत्री ने देखा कि उसकी साजिशें नाकाम हो रही है, तो उसने रसोइयों को भी अपने साथ मिला लिया और एक दिन राजा के भोजन में जहर मिला दिया गया, जिससे राजा की मृत्यु हो गई। इसके बाद मंत्री ने राजगद्दी पर कब्जा कर लिया और खुद राजा बन बैठा। राजा की एक पुरानी और वफादार दासी थी, जो मंत्री का यह सारा खेल समझ रही थी। उसे अब एहसास हो चुका था कि यह दुष्ट मंत्री जल्दी ही दोनों राजकुमारियों को भी मार डालेगा। इसीलिए वह दोनों राजकुमारियों को लेकर रात के अंधेरे में कहीं दूर चली गई। इस तरह एक नेक दिल राजा की जगह अब प्रजा को एक बेरहम, क्रूर और लालची राजा मिल चुका था। दासी ने जंगल के बीचों बीच एक झोंपड़ी बना ली और वहीं रहकर उनका भरण पोषण शुरू कर दिया। समय अपनी गति से बीतता गया और धीरे धीरे दोनों लड़कियां जवान हो गईं। इसी दौरान एक दिन दासी बहुत बीमार हो गई। जब उसने अपनी मौत को नजदीक महसूस किया, तो उसने दोनों लड़कियों को अपने पास बुलाया और उन्हें बताया
कि वास्तव में वे दोनों राजकुमारियां हैं और उनके माता पिता के साथ जो कुछ भी हुआ था वह सब भी उसने राजकुमारियों को बता दिया। इसके बाद उस दासी की मृत्यु हो गई। उसके मरने के बाद दोनों लड़कियां बिल्कुल अकेली हो गईं। वे अपने माता पिता और उस दासी को याद करके बहुत रोती थीं। लेकिन अब क्या हो सकता था, होनी तो हो चुकी थी। ऐसे ही दिन बीतते गए। एक दिन एक राजकुमार जंगल में शिकार खेलने के लिए आ गया। राजकुमार के साथ उसके मंत्री का बेटा भी था। राजकुमार ने जंगल में 2 तीतरों का शिकार किया और अपने दोस्त से उनका मांस पकाने के लिए कहा। राजकुमार खुद एक घने पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगा और मंत्री के बेटे ने आग जलाकर तीतर का मांस पकाना शुरू कर दिया। तभी उसकी नजर एक झोपड़ी पर पड़ी जहां एक बहुत ही खूबसूरत लड़की खड़ी हुई थी। वह लड़की मंत्री के बेटे को बड़ी हैरानी से देख रही थी। मंत्री के बेटे ने भी जब उस लड़की को देखा तो वह हैरान होकर सोचने लगा, इस सुनसान जंगल में इतनी सुंदर लड़की कहां से आ गई। मंत्री का बेटा उस लड़की के पास गया और उसे अपने बारे में सब कुछ बताया। इसी दौरान उसने उस लड़की के बारे में भी सारा भेद जान लिया। एक दूसरे से परिचित होने के बाद लड़की ने कहा, लाओ मैं तुम्हारे लिए भोजन बना देती हूँ। फिर उस लड़की ने बहुत अच्छे से भोजन बनाकर मंत्री के बेटे को दे दिया। मंत्री का बेटा पका हुआ भोजन लेकर राजकुमार के पास पहुंचा और जब राजकुमार ने उस भोजन को खाया तो वह हैरान रह गया। उसने मंत्री के बेटे से पूछा, आज तुमने इतना स्वादिष्ट भोजन कैसे पकाया? आज से पहले तो तुम्हारे हाथ में इतना स्वाद नहीं था। तब मंत्री के बेटे ने उसे बताया कि यहाँ से थोड़ी ही दूर पर एक झोपड़ी है जहाँ एक बहुत ही खूबसूरत लड़की रहती है। उसी खूबसूरत लड़की ने यह भोजन पकाया है। जिस समय बड़ी राजकुमारी ने मंत्री के बेटे को भोजन पकाकर दिया था उस समय छोटी राजकुमारी नदी पर कपड़े धोने के लिए गई हुई थी। उसके वापस आने पर बड़ी राजकुमारी ने उसे मंत्री के बेटे के बारे में सारा हाल कह सुनाया कि कैसे वह उसे देखता ही रह गया था। तब छोटी बहन ने बड़ी बहन से कहा, दीदी अब वह राजकुमार भी तुम्हें देखने के लिए जरूर आएगा, क्योंकि तुम हो ही इतनी सुंदर कि वह तुम्हें देखते ही पसंद कर लेगा। अगर ऐसा हो जाए तो तुम राजकुमार के साथ चली जाना और उसके साथ शादी कर लेना, लेकिन उसे मेरे बारे में कुछ मत बताना। बड़ी बहन ने सारी बात सुनी और कहने लगी, नहीं नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। तब छोटी बहन ने उसे समझाते हुए कहा, दीदी तुम परेशान मत हो, मैं भी तुम्हारे पीछे ही आऊंगी, परंतु हमारा यह रिश्ता अभी दुनिया के सामने नहीं आना चाहिए। यह कहते हुए वह बाहर गई और कुछ फूल तोड़कर लाई। फिर उन्हें अपनी बहन को देते हुए कहा, जब राजकुमार तुम्हें लेकर जाएगा तो तुम रास्ते में इन फूलों को बिखराती हुई जाना और मैं इन फूलों का पीछा करते हुए तुम तक पहुंच जाऊंगी। सारी बात समझाने के बाद छोटी बहन झोपड़ी से बाहर निकलकर एक पेड़ के पीछे छुप गई। इतने में राजकुमार मंत्री के बेटे के साथ वहां पर आ पहुंचा और जैसे ही उसने बड़ी राजकुमारी को देखा वह उसके प्रेम में पागल हो गया। राजकुमार ने उससे पूछा, आप इस जंगल में अकेली क्यों रहती है? राजकुमारी अपनी छोटी बहन द्वारा समझाई हुई बातें याद करते हुए राजकुमार को बताने लगी, मैं यहाँ पर अपने माता पिता के साथ रहती थी। मेरी माँ तो बचपन में ही मर चुकी है और मेरे पिता एक लकड़हारे थे। जंगल से लकड़ियां काटकर उन्हें बेचकर हम लोग अपना गुजारा करते थे। दुर्भाग्यवश कुछ दिन पहले ही मेरे पिता की भी मृत्यु हो गई। मेरा इस दुनिया में अब कोई नहीं है, इसलिए मैं इस जंगल में अकेली रहती हूँ। राजकुमार ने जब यह सुना तो उसने राजकुमारी के सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया और उसे अपने साथ चलने के लिए कहा। राजकुमारी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गई। चलते समय राजकुमारी ने एक पोटली उठाई जिसमें वही सफेद फूल थे जो उसकी छोटी बहन ने उसे दिए थे। राजकुमार ने उसे अपने साथ घोड़े पर बिठाया और दोनों चलने लगे। बड़ी बहन एक एक करके उन फूलों को रास्ते में गिराती जा रही थी। दूसरी तरफ छोटी राजकुमारी पेड़ के पीछे से बाहर निकली और कुछ दूरी पर रहकर उन सफेद फूलों का पीछा करते हुए आगे बढ़ने लगी। राजकुमार बड़ी बहन को लेकर सीधा महल में पहुंचा।
उसने अपने माता पिता को सारी बात बताई और यह भी कहा कि वह इस लड़की से प्रेम करता है और इसके साथ दूसरी शादी करना चाहता है। असल में राजकुमार की पहले भी एक पत्नी थी, लेकिन वह बहुत घमंडी और नकचरी थी। अब तक वह राजकुमार को कोई संतान भी नहीं दे पाई थी। शायद इसी वजह से राजकुमार ने दूसरा विवाह करने का फैसला किया था। राजकुमार की पहली पत्नी ने जब यह सुना कि राजकुमार अपनी दूसरी शादी कर रहा है, उसके दिल पर तो मानो सांप लौट गए थे, पर वह राजकुमार को दूसरी शादी करने से रोक भी नहीं सकती थी। इसलिए उसने राजकुमार और उस लड़की के सामने बनावटी खुशी का इजहार किया और कहने लगी कि हम दोनों सौतने नहीं बल्कि बहनें बनकर रहेंगे। दूसरी तरफ छोटी बहन भी फूलों का पीछा करते हुए नगर तक आ चुकी थी। चारों तरफ उत्सव का माहौल था। छोटी बहन ने एक बूढ़ी औरत से पूछा, माताजी क्या बात है, आज सारा नगर सजा हुआ है। बूढ़ी अम्मा ने जवाब दिया, हमारे राजकुमार को जंगल में एक बहुत ही प्यारी लड़की मिली है, उसके साथ राजकुमार का विवाह होने वाला है, इसीलिए सारे नगर में उत्सव मनाया जा रहा है। फिर छोटी बहन ने उस बुढ़िया से कहा, अम्मा मैं गांव से आई हूं और मेरे माँ बाप नहीं हैं, रहने के लिए कोई आसरा भी नहीं है, क्या मुझे यहाँ कोई काम मिल सकता है? बूढ़ी औरत ने कहा, हाँ बेटी, काम तो तुम्हें मिल सकता है, क्योंकि आजकल राजमहल में बहुत काम है, मैं भी वहीं जा रही हूं। अब रही बात तुम्हारे आसरे की, तो तुम मेरी बेटी बनकर मेरे घर में रह सकती हो, क्योंकि मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं भी अपने घर में अकेली ही रहती हूं। राजकुमारी ने कहा, ठीक है अम्मा, मैं तुम्हारे घर में रहूंगी, लेकिन मैं काम करना चाहती हूं, क्या तुम महल में मुझे कोई काम दिलवा सकती हो? बूढ़ी औरत राजकुमारी को लेकर महल की तरफ चल दी। बूढ़ी अम्मा जब उसे लेकर महल में पहुंची तो सामने से राजकुमार की पहली पत्नी आती हुई दिखाई दी। वह उस बूढ़ी औरत को अच्छी तरह से जानती थी। बूढ़ी औरत ने उसे प्रणाम किया और कहने लगी, यह मेरी भांजी है और आज ही यह गांव से आई है। इस बेचारी के माता पिता मर चुके हैं। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप इसे महल में दासी के रूप में रख लीजिए। राजकुमार की पहली पत्नी ने छोटी बहन को बड़े ध्यान से देखा और उसे लेकर अपने कमरे में चली गई। फिर वह उससे बोली, सुनो लड़की, तुम इतनी दूर गांव से यहाँ पर काम करने के लिए आई हो, मुझे लगता है तुम्हें अपनी गरीबी मिटाने के लिए जरूर धन की आवश्यकता होगी। अगर तुम यहाँ पर मेरी खास नौकरानी बनकर रहोगी और मेरे बताए हुए काम करोगी तो मैं तुम्हें मालामाल कर दूंगी, पर इसके लिए तुम्हें मेरा बताया हुआ वह हर काम करना होगा जो मैं तुमसे करने को कहूंगी, और तुम मेरी हर बात को गुप्त रखोगी। बोलो, क्या तुम्हें यह सब मंजूर है? छोटी बहन को उसकी बातों से किसी साजिश की बू आ रही थी, इसलिए उसने तुरंत ही कह दिया, हाँ रानी जी, मैं आपकी हर बात मानूंगी। राजकुमार की पहली पत्नी ने मुस्कुराते हुए कहा, तब ठीक है, तुम आज से ही महल में मेरे लिए काम करने लगो और हमेशा मेरे कहने के मुताबिक ही चलना। छोटी बहन ने कहा, ठीक है रानी जी, मैं अपना हर काम पूरी मुस्तैदी के साथ करूंगी। इसके बाद वह दोनों बड़ी बड़ी बहन के कमरे में गईं। राजकुमार की पहली पत्नी बोली, यह लड़की आज से तुम्हारी दासी है, तुम्हें जो भी काम करवाना हो इससे करवा लेना। बड़ी बहन ने दासी के भेष में आई अपनी छोटी बहन को देखा तो बहुत खुश हुई। राजकुमार की पहली पत्नी उसे वहीं छोड़कर वापस चली गई और उसके जाते ही दोनों बहनें एक दूसरे के गले लग गईं। इसके 2 दिन बाद राजकुमार की शादी बड़ी बहन के साथ हो गई। महल में सभी लोग बहुत खुश थे, सिवाय राजकुमार की पहली पत्नी के। कुछ दिनों के बाद बड़ी बहन गर्भवती हो गई। यह खबर राजकुमार की पहली पत्नी के लिए बहुत बुरी थी, क्योंकि अब तक वह राजकुमार को संतान नहीं दे पाई थी। दूसरी तरफ राजा रानी और राजकुमार इस खबर को सुनकर बहुत खुश थे। अब तो बड़ी बहन का और भी ज्यादा ख्याल रखा जाने लगा। इधर राजकुमार की पहली पत्नी छोटी बहन के साथ मिलकर यह सोचने लगी कि क्या किया जाए। उसकी बातों सुन सुनकर छोटी बहन परेशान रहने लगी। एक दिन मौका देखकर उसने अपनी बड़ी बहन से कहा, दीदी, अभी तुम अपना और मेरा रिश्ता सबसे छुपा कर ही रखना।
कुछ दिनों के बाद जब बच्चे के पैदा होने का समय आया, राजकुमार की पहली पत्नी ने दाई और छोटी बहन को बहुत सा धन देकर कहा, जैसे ही बच्चा पैदा हो तुम उसे उठाकर मार देना और उसकी जगह पर बिल्ली का बच्चा रख देना। छोटी बहन कहने लगी, हाँ रानी जी, यह काम तो मेरे लिए बहुत ही आसान है। फिर जब बच्चे ने जन्म लिया तो दाई ने रानी के पास से बच्चे को उठाया और छोटी बहन को मारने के लिए दे दिया। छोटी बहन ने जल्दी से बच्चे को कपड़े में लपेटा और छिपते छिपाते पिछले रास्ते से अपने घर पहुंच गई। उसने वह बच्चा बूढ़ी अम्मा को देते हुए कहा, अम्मा, यह बच्चा मेरी बड़ी बहन का है। यह बात तुम किसी से मत बताना, इसे बकरी का दूध पिलाकर पाल लो। मैं शाम तक आकर इसे संभाल लूंगी। बूढ़ी अम्मा ने उससे कोई सवाल नहीं किया, क्योंकि उस समय वह बहुत ही जल्दी में थी। छोटी बहन जब महल में वापस आई तो देखा कि सारे महल में कोहराम मचा हुआ था। दाई ने सबको यही बताया था कि राजकुमार की दूसरी पत्नी ने इंसान की जगह बिल्ली के बच्चे को जन्म दिया है। यह खबर सुनकर सब लोग हैरान और दुखी थे। बड़ी बहन रो रो कर सबसे कह रही थी कि यह सब झूठ है। मैंने एक बेटे को जन्म दिया था, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी और ना ही कोई उससे बात कर रहा था। छोटी बहन ने एक बार फिर अपनी बड़ी बहन से कहा, तुम मेरे साथ चलो, हम इस महल को छोड़कर किसी और नगर में चले जाएंगे। पर उसकी बड़ी बहन नहीं मानी और कहने लगी, मैं राजकुमार से सच्चा प्रेम करती हूँ, इसलिए मैं उसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। छोटी बहन रोते हुए वापस अपने घर आ गई और उसने बूढ़ी अम्मा को सारा हाल बता दिया। बूढ़ी अम्मा ने उसे समझाकर कहा, बेटी, अब जो होना था वह हो चुका है। हम दोनों मिलकर इस बच्चे को पालेंगे। समय आने पर यदि ईश्वर ने चाहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसी दौरान राजा की तबीयत खराब हुई और उसकी मृत्यु हो गई। अब राजकुमार का राज तिलक करके उसे राजा बना दिया गया। राजपाट की सारी जिम्मेदारी अब राजकुमार और उसकी दोनों रानियों ने संभाल ली। बड़ी बहन एक बार फिर से गर्भवती हुई और जब उसके प्रसव का समय आया तो बड़ी रानी ने छोटी बहन को बहुत सारा इनाम देकर उससे कहा, इस बार तुम उसके बच्चे की जगह एक कुत्ते के बच्चे को रख देना। छोटी बहन इस बात से मन ही मन बहुत दुखी हो रही थी, लेकिन वह रानी के खिलाफ कुछ कर भी तो नहीं सकती थी। इसी प्रकार जब बच्चे के जन्म का समय आया तो एक बार फिर दाई ने बेहोश मां के पास से बच्चा उठा लिया और उसकी जगह कुत्ते के बच्चे को रखकर छोटी बहन को वह बच्चा मारने के लिए दे दिया। छोटी बहन पहले की ही तरह पिछले दरवाजे से छिप छिपाकर बच्चे को अपने घर ले गई और अपनी बूढ़ी अम्मा को सौंप दिया। फिर वह उल्टे पांव राजमहल में लौट आई। महल में आकर उसने देखा कि एक बार फिर हर तरफ कोहराम मचा हुआ था। बड़ी रानी चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी, मुझे तो यह औरत ही नहीं लगती। पहली बार इसने बिल्ली के बच्चे को जन्म दिया और दूसरी बार कुत्ते के बच्चे को। मैं तो कहती हूँ इसे कारागार में डाल देना चाहिए, वरना अगले साल ना जाने कौन सा जानवर पैदा करेगी। राजा भी अब इन सब बात से परेशान हो चुका था। उसने अपने दोस्त को बुलाया जो अपने पिता की जगह अब मंत्री बन चुका था। राजा ने उसे आदेश दिया कि छोटी रानी को तुरंत कारागार में डाल दिया जाए। मंत्री ने राजा को समझाने की बहुत कोशिश की, पर राजा ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। आखिरकार छोटी रानी को कारागार में डाल दिया गया। अब तो बड़ी रानी बहुत खुश थी, क्योंकि अब सारी चीजें उसके मन के मुताबिक हो रही थीं। कुछ दिन बाद छोटी बहन ने बड़ी रानी से कहा, रानी जी, अब मेरी शादी होने वाली है, इसलिए मैं महल का काम छोड़कर जा रही हूँ। रानी को दासियों की कोई कमी तो थी नहीं, इसलिए उसने छोटी बहन को आसानी से जाने दिया। अब वह छोटी बहन अपनी बूढ़ी अम्मा और दोनों बच्चों को लेकर जंगल में अपनी पुरानी झोपड़ी में वापस आ गई। वहां वे दोनों बच्चों को पालने लगीं। लगभग 5 साल बाद एक दिन राजा अपने मंत्री के साथ फिर से उसी जंगल में शिकार खेलने आया। जब राजा और उसका मंत्री अपने घोड़े को नदी किनारे पानी पिलाने ले गए तो उन्होंने देखा कि वहां 2 बड़े ही सुंदर बच्चे खेल रहे थे। उनके पास लकड़ी के घोड़े थे। दोनों बच्चे अपने लकड़ी के घोड़ों को पानी पिलाते पिलाते एक गाना गा रहे थे, काठ का घोड़ा, लोहे की लगाम, चल पानी पी ले, ओ मेरे गुलाम।
राजा यह देखकर हैरान रह गया। वह बच्चों के पास गया और उनसे पूछने लगा, प्यारे बच्चों, क्या लकड़ी के घोड़े भी कभी पानी पीते हैं? और क्या लोहे की भी कभी लगाम होती है? इस पर बच्चे हंसते हुए बोले, अगर एक औरत कुत्ते और बिल्ली के बच्चे को जन्म दे सकती है, तो एक ना एक दिन यह लकड़ी के घोड़े भी जरूर पानी पिएंगे। बच्चों की बात सुनकर राजा और मंत्री दोनों ही चौंक गए। राजा ने आश्चर्य से पूछा, तुम्हें यह बात किसने सिखाई? बच्चों ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हमारी मौसी ने। राजा ने तुरंत कहा, बच्चों, मुझे अपनी मौसी के पास ले चलो। बच्चे राजा और मंत्री को उस झोपड़ी पर ले गए जहां कुछ साल पहले राजा आया था और बड़ी बहन को अपने साथ लेकर गया था। राजा ने जब वहां अपने महल की पुरानी दासी को देखा तो चौंक गया और हैरानी से उससे पूछने लगा, क्या ये दोनों बच्चे तुम्हारे हैं? छोटी बहन शांत स्वर में बोली, नहीं महाराज, ये दोनों बच्चे मेरी बड़ी बहन के हैं। आप कुछ साल पहले यहां से जिस लड़की को लेकर गए थे, मैं उसकी छोटी बहन हूं। मुझे इस बात का अंदेशा पहले से ही था कि राजमहलों में अक्सर साजिशें की जाती है, बड़े बड़े षड्यंत्र रचे जाते हैं। राजा ने पूछा, तुम्हें पहले से यह अंदेशा क्यों था? वह कहने लगी, क्योंकि महाराज, हम भी कोई साधारण लोग नहीं हैं, बल्कि हम दोनों बहनें भी राजकुमारियां हैं। हमारे पिता भी आप ही की तरह एक राजा थे। एक बार वह जंगल में शिकार खेलने आए थे और रास्ता भूलकर आसरा ढूंढते ढूंढते एक लकड़हारे के यहाँ ठहर गए। वहीं पर उनकी मुलाकात हमारी माँ से हो गई। वे दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और फिर दोनों ने शादी कर ली। लेकिन महल में न सिर्फ हमारी माँ के खिलाफ षड्यंत्र रचा गया, बल्कि हमारे पिता को भी उसका शिकार होना पड़ा। हमारे महल में एक दासी थी जो किसी तरह से बचाकर हमें यहाँ ले आई। इसके बाद हम इस जंगल में रहने लगे। इसलिए मैंने अपनी बहन से कहा था कि वह हमारे रिश्ते के बारे में किसी को ना बताए। अगर महल में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता तो मैं कुछ ही समय के बाद सभी को सच्चाई बता देती। लेकिन महल में पहुंचते ही मुझे इस बात का पता लग चुका था कि बहुत ही जल्दी मेरी बड़ी बहन के खिलाफ साजिश होने वाली है, क्योंकि आपकी पहली पत्नी ने भाग्यवश मुझे ही यह सब काम करने के लिए चुना था। इसके बाद छोटी बहन ने शुरू से लेकर अंत तक सारी कहानी राजा को सुना दी और यह भी बताया कि यह दोनों बच्चे कोई और नहीं बल्कि आपके ही बेटे हैं। राजा ने दोनों बेटों को अपने गले से लगा लिया और सभी की आंखों में आंसू बहने लगे। सारी सच्चाई जानने के बाद राजा को अपनी पहली पत्नी पर बहुत गुस्सा आया। वह कहने लगा कि अब बड़ी रानी को जीवित नहीं छोड़ेगा। लेकिन छोटी बहन ने राजा से कहा कि वह छोटी रानी की अपराधी है, इसलिए पहले तो आप छोटी रानी को कारागार से बाहर निकालिए। इसके बाद छोटी रानी को यह अधिकार दीजिए कि वह बड़ी रानी के लिए सजा निर्धारित करें। राजा को उसकी यह सलाह बहुत पसंद आई। राजा ने अपने दोनों बच्चों को घोड़े पर बिठाया और फिर मंत्री को आदेश दिया कि वह राजकुमारी को अपने घोड़े पर बिठा ले, क्योंकि राजा ने यह भांप लिया था कि मंत्री की नजरों में छोटी राजकुमारी के लिए बहुत प्यार उमड़ रहा था। इसके बाद वे सभी महल में पहुंचे तो राजा ने खुद कारागार में जाकर रानी की बेड़ियां अपने हाथों से खोलीं। फिर छोटी रानी को कैद से निकाला गया और बड़ी रानी को उसके सामने पेश किया गया। मंत्री ने सबके सामने एक बार फिर से सारी सच्चाई बयान की। छोटी रानी को जब उसके बच्चे और छोटी बहन मिल गए तो वह उनके गले लगकर रोने लगी। फिर राजा ने कहा, रानी, आज तुम्हारे पास अधिकार है कि तुम बड़ी रानी को सजा दो। मगर छोटी रानी ने यह कहकर उसे माफ कर दिया कि गुजरा हुआ समय वापस नहीं आ सकता और शायद यह सब मेरे भाग्य में लिखा हुआ था, इसलिए मैं इसे कोई सजा नहीं दूंगी। बड़ी रानी छोटी रानी के पैरों में गिरकर कहने लगी, तुमने मुझे माफ करके मुझ पर बहुत उपकार किया है। अब तो पूरे महल में उत्सव की तैयारी होने लगी। इसी मौके पर राजा ने छोटी राजकुमारी की शादी अपने मंत्री के साथ करा दी। फिर राजा और मंत्री दोनों राजकुमारियों के साथ खुशहाल जिंदगी जीने लगे। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।
और ऐसी ही रोचक और ज्ञानवर्धक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।